Okay, today I am with some more questions. देखो अच्छा, first of all question को हम लोग understand करें. These questions are of board level. Mind it, we are not talking about questions. Those are expected to be asked in any competitive exams. We are only talking about the questions necessarily known to us for the board exams. Okay, so this is the first question of today's session. In this question it is said, show that if GOF is 1 1, then it is not necessary that both f and g are 1 1. क्वेश्चन का मतलब पहले हम लोग समझ लें. इसमें कहा जा रहा है कि अगर कोई दो फंक्शन गिवन है f और g, और मान लो कि एक उसका कंपोजिट फंक्शन है. ऑब्वियसली कंपोजिट फंक्शन अगर दिया हुआ है तो उसका मतलब डिफाइंड है. तो अगर कंपोजिट फंक्शन GOF कहा जा रहा है कि 1 1 है, तो अगर ये 1 1 है तो ये नेसेसरी नहीं है कि f और g जिसका ये कंपोजिशन है वो दोनों का दोनों 1 1 हो. इनफैक्ट इसमें एक 1 1 नेसेसरली होता है और एक कोई जरूरी नहीं है कि 1 1 हो. चलिए पहले हम लोग एक जहां ये दिखाना हो कि ये नहीं है तो हमारे पास एक चॉइस होता है कि हम किसी एग्जाम्पल से उसको दिखा दें. जहां कहीं भी, माइंड इट, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, जहां कहीं भी ये हो कि आप इसको प्रूव करो कि ऐसा नहीं होता है, वहां हमारे पास एक ऑप्शन खुला रहता है, वो है चॉइस का, कि हम किसी एक चॉइस के हेल्प से इस बात को कह सकते हैं, किसी एक एग्जाम्पल के बेसिस पर कह सकते हैं. सो आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल टू शो इट. मान लो कि एक सेट ए है, बी है और सी है. यहां मान लो कि L M N P Q R S A B C, मान लो ऐसा कुछ है. ये सेट A, ये सेट B और ये सेट C. मान लो कि कोई फंक्शन f A to B है, दूसरा फंक्शन G वो फ्रॉम B to C है. अब आप देखो, मैं कुछ इस तरह से इनका मैपिंग करता हूं, इनका करस्पॉन्डेंस तैयार करता हूं, जिसमें हम लोग ये दिखा सकें कि दोनों 1 1 जरूरी नहीं है कि हो. जैसे मान लो कि ये इससे एसोसिएटेड है, ये इससे एसोसिएटेड है, मान लो ये इससे एसोसिएटेड है. फर्दर मान लो कि P A से, Q B से, R C से और ये S किसी एक से, मान लो V T से. हेयर आप गौर करो कि हेयर GOF ऑफ L, GOF ऑफ L मतलब GOF से L का इमेज क्या है. तो L का इमेज A है. देखो L डायरेक्टली इससे एसोसिएटेड है तो GOF बोलते हैं. GOF का मतलब क्या, G ऑफ FL. यहां तो G ऑफ FL, तो G ऑफ FL मतलब L का इमेज F से, तो L का इमेज P है, तो P एंड G से P का इमेज A है, सो इट विल बी A. सो डायरेक्टली आई कैन राइट हियर L का इमेज A, सो ये A है. सिमिलरली GOF ऑफ M, अपने पास M का इमेज B है. सिमिलरली GOF ऑफ N इज इक्वल टू इसका इमेज C है. सो क्लियरली ये 1 1 फंक्शन है, इसमें कोई डाउट नहीं. देख रहे हो L का इमेज, M का इमेज और N का इमेज डिफरेंट है, सो इट इज 1 1. सो GOF इज 1 1. इन दिस एग्जांपल GOF इज 1 1. अगर ये 1 1 है, अब चलो हम लोग दूसरे पार्ट को देखें. तो यहां हम लोग देख रहे हैं क्या कि F के लिए अगर आप पता करो तो FL इज इक्वल टू P, सिमिलरली FM इज इक्वल टू Q एंड FN इज इक्वल टू R. अब आप देखो, साफ साफ देख रहे हो कि ये जो फंक्शन F है ये 1 1 फंक्शन है, कोई डाउट नहीं. सो F इज 1 1. लेकिन जैसे ही तुम G फंक्शन को देखो तो G फंक्शन में तुम P का इमेज देख रहे हो, P का इमेज A और इसी तरह से Q का इमेज B, Q का इमेज B एंड R का इमेज C, R का इमेज C और S का इमेज B, S का इमेज B. इज इट क्लियर? क्या देख रहे हो कि Q और S दोनों का इमेज B है, तो इसका मतलब यह है कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स की सेम इमेज है. इसका मतलब ये 1 1 नहीं है, इट इज मेनी वन.
सो G इज मेनी वन। तो आपको इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा था कि आप ये शो करो कि इफ गॉफ 1 1 है तो नेसेसरी नहीं है कि F और G दोनों के दोनों 1 1 हो। आप क्या देख रहे हो कि गॉफ अगर 1 1 है तो F तो 1 1 है, फर्स्ट फंक्शन 1 1 है, लेकिन दूसरा जो फंक्शन है वो कोई जरूरी नहीं है कि 1 1 हो। मान लो कि अगर मैं इसमें एक कुछ ऐसा चॉइस ले लेता, S नहीं रहता, तो उस कंडीशन में दोनों 1 1 हो जाता। मींस ये कि सेकंड फंक्शन G 1 1 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में मुझको यही दिखाना था कि गॉफ 1 1 है, बट नेसेसरली बोथ आर नॉट 1 1 फंक्शंस, सो इट इज डन। ओके, ये पहले वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में था कि गॉफ इज 1 1, यहां दिया हुआ है गॉफ इज ऑन टू। उसमें कहा जा रहा था कि अगर ये 1 1 है तो नेसेसरी नहीं है कि F और G दोनों 1 1 है। इसमें बदल करके ऑन टू हो गया कि अगर मान लो कि कंपोजिट फंक्शन, ऑब्वियसली गिवन है इसका मतलब डिफाइंड है, तो जो कंपोजिट फंक्शन गॉफ है ये अगर ऑन टू है तो मुझको ये दिखाना है कि गॉफ अगर ऑन टू है तो कोई जरूरी नहीं है कि F और G दोनों ऑन टू फंक्शन हो। इज इट क्लियर? हो सकता है कि उसमें से एक ऑन टू हो लेकिन दूसरा ना हो, या दोनों हो सकते हैं बट नेसेसरली कि एकदम जरूरी है कि दोनों के दोनों ऑन टू हो, ये हमको दिखाना है। ऑब्वियसली फिर से वही आर्गुमेंट, इफ वी आर टू शो दैट इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट करेक्ट, देन वी कैन पिक एनी एग्जांपल टू शो दैट दिस वन इज correct statement, that means this false statement is there। तो कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें। हम लोग फिर एक एग्जांपल ले, वही मिलता जुलता सा एग्जांपल जो पिछले क्वेश्चन में था। सपोज करो, मान लो एक ये 3 सेट्स हैं A, B और C। मान लो कि इसके एलिमेंट्स हैं A, B, C, इसके एलिमेंट्स हैं X, Y, Z। मान लो कि इसके एलिमेंट्स हैं L, M, N। ओके, P भी रख लो। 1 1 ऑन टू फंक्शन है तो ये ज्यादा होना चाहिए। चलिए मान लीजिए इसमें 2 रख लेते हैं। सपोज करो कि यहां पर जो अपना फंक्शन है F A to B है, A to B फंक्शन है, ये F है, और इसी तरह से G फंक्शन है B to C। अपने पास ये गॉफ फंक्शन अगर देखो तो गॉफ फंक्शन ऑब्वियसली A to C है, और यहां अगर हम लोग देखें तो गॉफ का A का इमेज बनाना है। चलिए मान लीजिए मैं कुछ ऐसा बनाता हूं, ये मान लो ऐसा है, ये ऐसा मैं कर दूं, ये कर दूं, चलो ये यहां नजर डालो। गॉफ में A का एलिमेंट, A का इमेज पहले तो X है और X का L है, इसका मतलब A का इमेज हो गया L। गॉफ ऑफ B, B का इमेज X और X का इमेज L, सो ये भी L है। गॉफ ऑफ C, ये Z है और उसके बाद फिर M है, सो M। आप ध्यान से देखो, A, B और C ये तीनों के इमेजेस हमको मिल रहा है, सो एक फंक्शन है। किसी का भी इमेज अगर आप देखो तो दो नहीं है, A का इमेज और B का इमेज दोनों सेम जरूर है, लेकिन A के 2 इमेज नहीं है, B के 2 इमेज नहीं है, सो इट इज अ फंक्शन। एंड क्लियरली C का कोई भी एलिमेंट अनपेयर्ड नहीं है। C में 2 एलिमेंट है, L और M। देख रहे हो, इमेज L और M है। इसका मतलब ये कि गॉफ जो है वो एक ऑन टू फंक्शन हुआ, गॉफ इज ऑन टू। अब ये गॉफ ऑन टू है जो कि हमारे पास गिवन था, ये कंडीशन हम लोगों ने सेटिस्फाई करवा दिया। अब चलो आगे देखते हैं। हेयर F का अगर देखो, F में A का इमेज X और F से B का इमेज BX, F से C का इमेज Z। ये मुझको बताओ कि F जो कि A से B में फंक्शन था, तो B का एक एलिमेंट Y F से किसी का इमेज नहीं है, इसका मतलब F जो है वो ऑन टू नहीं है। क्लियरली आप यहां देख रहे हो कि F इज
नॉट ऑन टू। एफ ऑन टू नहीं है जबकि गॉफ ऑन टू है। आंसर तो एक तरह से समझो कि यही हो गया, आंसर एक तरह से समझो कि यही हो गया, लेकिन हम लोग थोड़ा एक स्टेप और बढ़ के देखें सो दैट क्वेश्चन का तो सॉल्यूशन सीख ही ले। क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर एग्जाम में आए तो यहाँ काफी है, यहाँ छोड़ देना, इसके आगे कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग थोड़ा सा जी को भी समझ लें। ये जो जी बी से सी में था इसको भी थोड़ा समझ लें, ये अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो जी से एक्स का इमेज एल है, जी से y का इमेज भी एल है और g से z का इमेज m है। अब आप ध्यान से देखो, g जो फंक्शन था वो था b से c में, b से c में, तो c इसका कोडोमेन था। c के दो एलिमेंट्स थे l और m। देखो l और m इनके किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन हुआ g ये ऑन टू फंक्शन है। तो यहां हम लोगों ने देखा कि g इज ऑन टू। यहां अपना आंसर यही कंप्लीट था। वी वर टू शो दैट इफ गॉफ इज ऑन टू फंक्शन देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट बोथ द फंक्शंस f and g must be on to functions. It is not necessary part of this. तो इसके लिए हम लोगों ने ये दिखाया कि चलो भाई गॉफ जो है ये ऑन टू फंक्शन तो है। एक एग्जांपल हम लोगों ने बनाया, आपसे भी एक्सपेक्टेशन है कि आप सेल्फ से करो। तो गॉफ ऑन टू फंक्शन नहीं है। उसके बाद फिर हम लोगों ने ये दिखा दिया कि चलो इस सिचुएशन में एफ ऑन टू फंक्शन नहीं है, यहीं पर आंसर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ करके देखें तो हम पाते हैं कि जी ऑन टू फंक्शन है। यहां से मैं उन दोनों क्वेश्चंस के कंक्लूजन को चाहता हूं कि एक बार आपके सामने लिख दो। देखो कंक्लूजन में ये था कि अगर गॉफ और मैं एफ और जी लिख रहा हूं तो गॉफ अगर ऑन 1 है, 1 पिछला क्वेश्चन था 1 का, गॉफ अगर 1 है तो इसमें इसका जो नियर मोस्ट फंक्शन है एफ ये 1 होगा। क्लियर? लेकिन ये नेसेसरी नहीं है, ये आप कह सकते हो कि 1 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर मान लो कि दूसरा सिचुएशन अगर हम लोग ले लें कि गॉफ जो है वो ऑन टू फंक्शन है, ये वाला सेकंड वाला सिचुएशन, ये फर्स्ट था, ये सेकंड सिचुएशन है। अगर सेकंड सिचुएशन ले लो तो इसमें तुम देखते हो कि जो सेकंड फंक्शन है जी, सेकंड फंक्शन देखो ये फर्स्ट फंक्शन होता है, ये इनर मोस्ट फंक्शन है, ये आउटर मोस्ट फंक्शन है, ये पहला फंक्शन हुआ, ये अंतिम फंक्शन हुआ। तो जी जो कि लास्ट फंक्शन है ये देख रहे हो कि ऑन टू है, लेकिन एफ ऑन टू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मतलब इट इज नॉट नेसेसरी कि ये ऑन टू हो। इज इट क्लियर? तो ये प्रॉपर्टीज हैं, इनको दिमाग में रखना है। However, with the help of examples, we are expected to show it. देखिए ये क्वेश्चन जो है, in this question, it is given that Goff and Fogg are equal to IR. IR means identity function on R. R देखो इसका डोमेन कोडोमेन दोनों R है, but we are talking about the domain R. ये fx फंक्शन डिफाइंड है 10x + 7। तो हम लोगों से कहा जा रहा है ना कि जी फंक्शन पता करो। देखो गॉफ में और फॉग में दोनों में जी फंक्शन भी है, एफ फंक्शन भी है, लेकिन अपने पास इंफॉर्मेशन केवल एफ फंक्शन का है और कहा जा रहा है कि जी फंक्शन पता करो। एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट दिस क्वेश्चन इज ट्रिकी वन। दिस क्वेश्चन हैज सम ट्रिक। अगर आप इस ट्रिकी पार्ट को नहीं लेते हो तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत लेंदी होता है। मैं पहले आपको उस ट्रिकी पार्ट को समझाता हूं, सॉल्यूशन समझाता हूं, फिर वो बात समझाता हूं जिसमें ये क्वेश्चन लेंदी होगा, बट यू कैन डू दैट वन। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप डेफिनेशन इनवर्स का रिकॉल कीजिए। इनवर्स के डेफिनेशन को हम लोग कुछ ऐसा समझते हैं कि मान लो कि कोई एक फंक्शन है ए से बी में, मान लो एफ नाम का फंक्शन है ए टू बी, तो अगर एक्स का इमेज अगर वाई हो तो इसका मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू वाई होगा। अपने पास अगर कोई दूसरा फंक्शन हो जिसको जी कह रहे हैं और उस दूसरे फंक्शन से इस y का इमेज x हो, अगर ऐसा हो तो हम कहते हैं कि इनमें से एक f इज इनवर्स ऑफ g और g का इनवर्स जो होता है वो f होता है। इज दैट क्लियर?
कंडीशन ये है कि इसमें दोनों का दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब x का इमेज f से y है तो g से उसका इमेज x होना चाहिए। ये अगर गिवन है तो ये होना चाहिए। अगर ये दिया हुआ है कि y का इमेज x है g से, तो इसका मतलब x का इमेज f से y है, मतलब दोनों कंडीशन होने चाहिए। x का इमेज y है तो दूसरे से y का इमेज x है। अगर पहले दूसरा वाला पढ़ दो कि y का इमेज x है दूसरे वाले से, तो पहले वाले से x का इमेज y होना चाहिए। अगर ये बात फुलफिल हो जाए, ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, देन वी से दैट ईदर ऑफ देम इज इनवर्स ऑफ अदर। इज इट क्लियर? चलिए, इस बात से एक और डेफिनेशन हम लोगों ने पाया था। वो डेफिनेशन ये था कि अगर हम ये पता कर लें कि गॉफ इज इक्वल टू आई ए हो, मीन्स क्या कि जी से, देखो गॉफ का मतलब होता क्या है, अगर हम लोग इसके आगे एक्स रख करके बात करें तो गॉफ एक्स इसका मतलब होता है जी ऑफ एफ एक्स। अब आप ये बताओ, जी ऑफ एफ एक्स मतलब जी ऑफ वाई। अगर ये स्टेटमेंट सही है तो जी वाई इज इक्वल टू एक्स, इसका मतलब आइडेंटिटी फंक्शन इज ए होगा। सिमिलरली अगर हम लोग कहें फॉग, मान लो कि वाई ले लेते हैं, तो फॉग वाई तो एफ ऑफ जी वाई, और एफ ऑफ जी वाई का मतलब एक्स, तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। सो आपने क्या देखा, यहां से हम लोग ये दिखा देंगे कि आई बी के इक्वल है। सो क्लियरली आप अगर इस बात को दिमाग में रखो तो एक्स का इमेज वाई फिर वाई का इमेज एक्स, यही होगा कंपोजिट फंक्शन। तो यहां आप यही देख रहे हो, गॉफ और फॉग दोनों इक्वल और दोनों आई आर के इक्वल है। इस केस में मान लो आई आर ये होगा, इस केस में मान लो आई आर ये होगा। इज इट क्लियर? डजंट मैटर। इसीलिए इस क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में इसी तरह का डोमेन और कोडोमेन दिया जाता है जिससे आप दोनों को इक्वेट कर सको। अदरवाइज इक्वेट तो होता नहीं, इसके लिए आई ए होता, इसके लिए आई बी होता, लेकिन यहां पर ए और बी दोनों का दोनों आर है। तो चलो, दोनों अगर इक्वल है तो इससे साफ पता चलता है कि सिंस गॉफ इज इक्वल टू फॉग इज इक्वल टू आई आर, दैट इज हम कहना चाह रहे हैं कि गॉफ इज इक्वल टू आई आर एंड फॉग इज ऑल्सो इक्वल टू आई आर। तो इसका मतलब हुआ कि देयरफॉर G इज इनवर्स ऑफ F। G जो है वो F का इनवर्स है, F भी G का इनवर्स है, लेकिन वी आर टू फाइंड G, हमको G पता करना है, इसलिए हम कह रहे हैं कि G F का इनवर्स है। F पता करना होता तो हम कहते F G का इनवर्स है, लेकिन F तो ऑलरेडी नोन है, तो G पता करना है, तो G इज इनवर्स ऑफ F। इस डेफिनेशन से हम लोगों को पता है। अगर ऐसा है तो अब याद करो कि इसको फाइंड कैसे करते थे। इनवर्स फाइंड करने के लिए पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, you just suppose fx is equal to y. This is the first step. और जहां जहां fx हो उसको y से रिप्लेस करो, तो इसको लिखेंगे y, तो therefore y is equal to 10x plus 7। अब बताओ सेकंड स्टेप क्या था, राइट x in terms of y, x को y के टर्म्स में लिखो। तो क्लियरली यहां से अगर आप देखिए तो x is equal to, ये 7 उधर गया, तो y minus 7 upon 10। So x is now written in terms of y। देखिए, अगर हम लोगों को यह प्रूव करना रहता था कि ये ऑन टू है तो हम चेक करते थे, वेरीफाई करते थे कि y के सभी वैल्यू के लिए x है कि नहीं, लेकिन यहां चेक नहीं करना। इट इज ऑलरेडी नोन दैट g इज इनवर्स ऑफ f। जब ये पहले से पता है तो चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जस्ट वी विल राइट सिंस g इज इक्वल टू f इनवर्स, देयरफॉर G से देखो f से x का इमेज y है, तो G से y का इमेज x होगा, तो gy इज इक्वल टू x। अब x का वैल्यू जो हम लोगों ने यहां फाइंड किया है उसको यहां लिख देंगे। सो y माइनस 7 अपॉन 10, तो हम लोगों ने पाया देयरफॉर gy इज इक्वल टू y माइनस 7 अपॉन 10। सो दिस इज द g फंक्शन। अब इस g फंक्शन को अगर हम लोग लिखना चाहें तो ऑब्वियसली इट विल बी r टू r होगा। जब इनवर्स है तो f r टू r है, तो g इस r से इस r में होगा। सो क्लियरली हम लोगों ने gy पता कर लिया। देखो बेटा, यहाँ एक बात एकदम अच्छे से दिमाग में रखना, इस रिजल्ट के बाद हम इस y में कुछ भी पुट कर सकते हैं। मान लो कि gm, तो लिखेंगे m माइनस सी। तो सिमिलरली अगर हम कुछ भी पुट कर सकते हैं तो gx भी लिख सकते हैं, x माइनस 7 अपॉन 10।
यहां जो x है इसका इस x से कोई लेना देना नहीं है, यहां वाले x का इससे कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली नाउ इट इज सेड डमी वेरिएबल, मीन्स इसका अपना कोई इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस अब नहीं रहा। अब आप इस y को कुछ भी लिख सकते हो, m लिख सकते हो, k के टर्म्स में लिख सकते हो, तो x के टर्म्स में भी लिख सकते हो। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। This question we have to find p and q, and these two are constants. These two are constants, p and q are constants. इसमें हम लोगों को fx डिफाइन किया गया है px प्लस q के टर्म्स में। देखो इस उल्टा वाला a को हम लोग पढ़ते हैं फॉर ऑल, फॉर ऑल, क्लियर। तो अगर हम लोग इसको देखें तो सभी x बिलोंग्स टू r के लिए ये डेफिनेशन है। इसमें हम लोगों से एक और इंफॉर्मेशन दे करके पूछा गया है, एफ ओ एफ इक्वल टू आई आर दे करके पूछा गया है कि भाई आप p और q का वैल्यू बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल माइंडेड, फर्स्ट ऑफ ऑल माइंडेड, कोई दो फंक्शन कब इक्वल होता है? कोई दो फंक्शन इक्वल होता है जब उसमें दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो, एक इसका डोमेन और इसका डोमेन सेम हो। तो चलो ये तो बड़ा सिंपल है, एफ और एफ का डोमेन वही होगा जो इस f का डोमेन होगा, और इस f का डोमेन क्या है तो ऑलरेडी नोन है r है। इस i जो कि आइडेंटिटी फंक्शन है इसका भी डोमेन r है। इसका मतलब दोनों का डोमेन पार्ट तो क्लियर है कि इक्वल है। ये केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए था, इट वाज नॉट टू शो इन दिस सॉल्यूशन। तो आप चलो इसके आगे बढ़ो। अब दूसरा पार्ट जो होता है इक्वालिटी का वो ये होता है कि इमेजेस सेम हो, मतलब इसमें लेफ्ट वाले में अगर x मैं इनपुट कर दूं तो और इसमें भी x इनपुट कर दूं तो दोनों इक्वल होना चाहिए। इसी पार्ट से हमारा सॉल्यूशन है। तो यहां हम लोग लिखेंगे हियर एफ ओ एफ एक्स इज इक्वल टू आई आर एक्स। देखिए एफ ओ एफ एक्स का मतलब होता है एफ ऑफ एफ एक्स, और आई आर एक्स आइडेंटिटी फंक्शन में x का इमेज x होता है, तो इस x का इमेज इससे x होगा, तो राइट हैंड साइड का x हो गया। अब इसका वैल्यू पता करेंगे, एफ ऑफ एफ एक्स का वैल्यू है पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू एक्स। अब देखो बेटा फिर मालूम करना है एफ ऑफ पी एक्स। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू है पी एक्स प्लस क्यू। अब अगर कोई कहे कि इसमें इनपुट कर दो पी एक्स प्लस क्यू, तो इसका जो रिजल्ट होगा उस रिजल्ट में यहां पी एक्स प्लस क्यू पुट करना होगा, बाकी सब तो सेम होगा। इसका मतलब कि इसके इनपुट, ये अगर इनपुट हो गया तो पहले तो p लिख लेंगे, फिर यहां पर ये वाला पार्ट जो होगा इसमें x होगा, x के बदले में ये पार्ट, फिर उसके आगे प्लस q। इज इट क्लियर? तो इस वाले पार्ट में जो अपना इनपुट है उसको डालेंगे, तो इनपुट ये है, तो ये हो गया पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू एक्स। अब चलिए अब कोई काम रहा नहीं मुश्किल, मल्टीप्लाई कर ले, पी स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू प्लस क्यू इज इक्वल टू एक्स। चलो इसको इस तरफ कर लेते हैं, या चलो इधर ही रहने दो। अब देखो अगर हम लोग दोनों तरफ को इक्वेट करें तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स को इक्वेट करें, कोफिशिएंट्स को इक्वेट करें मतलब x के कोफिशिएंट को उधर वाले x के कोफिशिएंट से हम लोग इक्वेट करें, इधर जो कांस्टेंट टर्म है उसको इधर वाले कांस्टेंट टर्म से इक्वेट करें। यही होता है इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, जो हम लोग बहुत लोअर क्लासेस से करते चले आ रहे हैं, यहां भी करें। तो देखो यहां x का कोफिशिएंट पी स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर हो गया x का कोफिशिएंट, इधर x का कोफिशिएंट है 1, सो इट विल बी इक्वल टू 1, एंड ये हो गया पूरा कांस्टेंट टर्म पी क्यू प्लस क्यू, इधर कांस्टेंट टर्म है नहीं, तो इसका मतलब इज इक्वल टू 0। चलिए यहां से पता चला p इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, यहां से अगर आप पुट करो तो ये p प्लस 1 इंटू क्यू है इज इक्वल टू 0। इफ p इज इक्वल टू 1 देन ये पार्ट क्या होगा, p का वैल्यू अगर 1 पुट करोगे तो 1 प्लस 1 2 इंटू क्यू इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स p is equal to 1 or q is equal to 0. Now this one is the first solution. If p is equal to minus 1, तो क्या होगा, यहां p के बदले में माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 1 प्लस 1 q is equal to 0। देखो ये बड़ा मजेदार सा रिजल्ट है, माइनस 1 ये हो गया 0 इंटू क्यू इज इक्वल टू 0, मीन्स
यहां हम लोगों ने पाया कि p का वैल्यू तो -1 हुआ, लेकिन आप बता सकते हो q का वैल्यू क्या होगा? q के बदले में आप कोई भी नंबर यहां पुट कर दो, 5 कर दो, तब भी LHS RHS इक्वल। q के बदले में यहां पर √3 कर दो, तब भी LHS RHS इक्वल। इसका मतलब ये q कोई भी रियल नंबर डाल दो, LHS RHS इक्वल होगा, मतलब स्टेटमेंट करेक्ट होगा। सो q इज एनी रियल नंबर, सो इट इज एनी रियल नंबर। एनी रियल नंबर यू कैन पुट इन प्लेस ऑफ q। तो अपने पास दो सेट ऑफ आंसर हो गया। चलिए, ये अपना सॉल्यूशन हो गया, क्वेश्चन में अपना सॉल्यूशन यही हो गया। लेकिन थोड़ा हम लोग वेरीफाई कर लें, थोड़ा हम लोग इसको अपने सेटिस्फैक्शन के लिए वेरीफाई कर लें। देयर इज नो नीड टू सेटिस्फाई इन एग्जामिनेशन, बस सिंपली वी आर सेटिस्फाइंग आवरसेल्फ, सो वी कैन पुट दिस वन। देखो, अगर हम लोग fx देखें तो fx इज इक्वल टू, अगर p का वैल्यू 1 ले, q का वैल्यू 0, तो ये 1 और ये 0, तो ये बचेगा x। चेक करके देखो f ऑफ fx क्या होता है। f ऑफ fx हो गया f ऑफ fx के बदले में x, फिर इस fx के लिए x। सो आपने क्या देखा, इसका वैल्यू x आ गया, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल हो गया। चलिए इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। fx इज इक्वल टू, अगर x के बदले में -1 पुट करोगे तो ये होगा -x, और q का वैल्यू कोई रियल नंबर लेना है, कोई रियल नंबर, चलो आप उसके बदले में q ले लो। चेक करके देखो f ऑफ fx, f ऑफ fx का मतलब हो गया f ऑफ, इस fx के बदले में ये लिखेंगे -x प्लस q। अब देखिए, अगर इसका वैल्यू फाइंड करना है तो क्या करना होगा, इसमें इस x के बदले में ये पुट करना होगा, तो माइनस, और इस x के बदले में ये देखो माइनस तो माइनस होगा, लेकिन इस x के बदले में ये पुट करना पड़ेगा -x प्लस q। आप देखो ये जैसे ही आप लिखते हो तो x हो गया, ये -q प्लस q, एंड दिस टू आर कैंसल आउट, यू गॉट द सेम रिजल्ट। इसका मतलब दोनों सेट ऑफ आंसर करेक्ट है। देखिए, ये जो ब्लू मार्कर से लिखा गया है, दैट इज ओनली टू मेक यू क्लियर टू अंडरस्टैंड, और कुछ नहीं। आपका जो सॉल्यूशन होगा यही एंड करेगा। ओके, देखिए ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज वेरी सिमिलर लुकिंग टू द प्रीवियस क्वेश्चन। वैसा ही क्वेश्चन है, हम लोगों को ये गिवन है कि अगर ये x के इक्वल है तो आप अल्फा का वैल्यू पता करो, और जब अल्फा का वैल्यू आप पता कर लोगे तो फंक्शन मालूम हो जाएगा, फंक्शन मालूम हो जाएगा तो f2 निकाल लो। मतलब ये पार्ट वैसे ही समझो कि साथ में जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं राइडर, तो ये एक राइडर है। तो चलिए हम लोग इसमें पता करें। तो हेयर f ऑफ fx, अगर हम लोग ले लें x, तो f ऑफ fx के बदले में हो गया ये अल्फा x डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू x। यहां थोड़ा सतर्क रहना है सॉरी। अगर हम लोग को लिखना है f ऑफ दिस, तो कहां कहां चेंज आएगा। देखो fx इज इक्वल टू, अगर लिखा हुआ है अल्फा x बाई एक्स प्लस 1, अगर मान लो कि यहां मैं इनपुट कर रहा हूं अल्फा x बाई एक्स प्लस 1, तो कहां कहां फर्क आएगा, ये x में और इस x में फर्क आएगा। मींस ये जो रिजल्ट होगा इसमें अल्फा तो अल्फा होगा, x के बदले में ये बड़ी चीज आएगा, ये बड़ी चीज, बाई नीचे डिनोमिनेटर में x के बदले में वही बड़ी चीज और प्लस 1। सो इट्स वेरी क्लियर, इज इक्वल टू x। सो इज इक्वल टू x, माइंड इट, इस x में चेंज आप नहीं करोगे, इसलिए कि फंक्शन इस तरफ पता कर रहे हो, तो f में आप जो भी पुट कर रहे हो वो इस तरफ कर रहे हो, इसका मतलब fx वाले पार्ट से ये आएगा, इसका कोई से मतलब नहीं है। चलिए, तो यहां हो गया अल्फा x बाई एक्स प्लस 1, यहां हो गया अल्फा x बाई एक्स प्लस 1। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे। देखिए, कोई मुश्किल बात नहीं है, अगर आप एलसीएम ले लो तो ऊपर में मल्टीप्लाई होकर के हो गया अल्फा स्क्वायर x बाई एक्स प्लस 1, डिनोमिनेटर में इधर हो गया x प्लस 1, और ये हो गया अल्फा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो ये इज इक्वल टू x। अब आप देखो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, बच गया ये और ये, इसको हम लोग उस तरफ ले चले, तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर x लेफ्ट हैंड साइड में, ये उधर जाएगा तो x में मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई इस पूरे से करोगे तो अल्फा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस x, ये मिलेगा।
देखो बेटा, एक बात का एकदम इसमें ध्यान रखना, ये गलती तो एकदम नहीं करना है। जब भी कभी हम लोगों को कोई एक इंफॉर्मेशन गिवन नहीं हो तो उस समय कैंसिलेशन नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर हम एक्स को कैंसिल कर देंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट माइंड इट, दिस इज नॉट अ वे टू हैंडल एनी क्वेश्चन इन विच it is not clearly mentioned that what is the range of the values of x। अगर नहीं ऐसा कुछ दिया हुआ हो तो कैंसिलेशन नहीं करना चाहिए। However, in this question if you cancel them तो फर्क नहीं पड़ता, but we should not do it। तो चलिए हम लोग इसको एक तरफ कर लें। तो चलिए पहले पूरा ही लिख लेते हैं, उसके बाद फिर इस तरफ इसको इधर ले जाते हैं। तो इसमें देखो कॉमन हो गया एक्स स्क्वायर, तो अल्फा प्लस 1 एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग इस तरफ कर लें तो प्लस इसका x और इसका x कॉमन होगा तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, तो आप जैसे ही इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स करते हो तो राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट अल्फा प्लस 1 इधर नहीं है, तो नहीं होने का मतलब हो गया 0x स्क्वायर प्लस 0x ऐसा। तो आप देखो उधर 0 होना चाहिए। इसी तरह से 1 माइनस अल्फा स्क्वायर जो कि x का कोफिशिएंट है उसको 0 लिखना चाहिए। ये अपने पास रिजल्ट हो गया, यहां से हम लोग पता करेंगे। सो अल्फा इज इक्वल टू 1 एंड यहां से मेरा अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 1 एंड अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब देखो बेटा, इस दोनों को सेटिस्फाई कौन वैल्यू करता है, अल्फा इज इक्वल टू 1 या अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1। सॉरी, यहां माइनस 1 होगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो दोनों में चेक करो कि कौन सा ऐसा वैल्यू है जो दोनों को सेटिस्फाई करता है। तो क्लियरली अल्फा का वैल्यू -1 सेटिस्फाई करता है। अब एक चीज से कंफ्यूज नहीं होना कि यहां पर लिखा हुआ है x इज नॉट इक्वल टू -1, तो x का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। अल्फा के बारे में ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, अल्फा कैन बी इक्वल टू -1। इज इट क्लियर? इस क्वेश्चन की मतलब कह लो कि एक कंफ्यूजिंग पार्ट के रूप में इसको भी आप देख सकते हो कि x का वैल्यू नॉट इक्वल टू -1 लिखा हुआ है, यहां पर जब देखते हो अल्फा इज इक्वल टू -1 तो फॉर मोमेंट लगता है कि नो इट वोंट बी, नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कुछ, अल्फा एक अलग चीज है उससे। तो अल्फा इज इक्वल टू -1, सो अल्फा का वैल्यू जब फाइंड हो गया तो फंक्शन निकल जाएगा। ये पहला आंसर कंप्लीट हो गया। इसमें मालूम करना था अल्फा का वैल्यू, तो एक आंसर कंप्लीट हो गया। एंड नाउ fx is equal to alpha x means minus x divided by x plus 1। अब हम लोगों को मालूम करना था f2, तो therefore f2 is equal to, यहां लिखेंगे -2, यहां लिखेंगे 2 + 1 3। so this is the solution। is it clear? चलिए आप पर मैं छोड़ता हूं कि आप इसको चेक करके देखना कि ये f ऑफ fx जो है ये x आता है कि नहीं। जब आप fx का वैल्यू ये रख लेते हो तो आप चेक करके देखो कि क्या वो होता है या नहीं। दैट इज ओनली फॉर यू, इट इज नॉट द, इट वोंट बी अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन इज ओनली दिस। okay, in this question we have to show that the given function is 1 1 and on 2, and after that one we have to find f inverse। तो f inverse तो पहले दिमाग से अलग ही रखो। 1 1 on 2 जो फंक्शन होता है वो इन्वर्सिबल होता है, उसके आगे तो हम लोग इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 1 1। पहले इसको हम लोग चेक करें 1 1। अगर 1 1 चेक करना है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डोमेन से x1 और x2 ऐसा दो एलिमेंट सपोज करते हैं। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू a। अगर x1 x2 बिलोंग्स टू a है तो इसका मतलब ये कोई भी रियल नंबर होगा एक्सक्लूडिंग 2। अब हम लोग सपोज करते हैं कि fx1 इज इक्वल टू fx2। अब इसके बाद हम लोगों को ये दिखाना है कि x1 इज इक्वल टू x2। तो पहले fx1 इससे पता करेंगे, इस डेफिनेशन से। तो ये हो गया x1 - 1 बाई x1 - 2 इज इक्वल टू, फिर एक fx2 तो यहां x2 रखेंगे तो यहां भी होगा x2 - 1 डिवाइडेड बाई x2 - 2।
अब देखो बेटा, इसको क्रॉसवर्ड मल्टीप्लाई कर लें, इसको इधर इसको इधर, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 x2, इससे इसका, फिर -x2, फिर -2 से करेंगे तो -2x1, फिर -2 से इसको करेंगे तो +2, इज इट। फिर अगर आप इसको देखो, इसको इस तरफ ले जा रहे हैं तो x1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 x2, x1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -x1, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2x2, -2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो +2। देखो इसमें कुछ पार्ट कैंसिल होते हैं, जैसे ये पार्ट कैंसिल हो जा रहा है, फिर अपने पास x1 x2 कैंसिल हो रहा है, बचा अपने पास क्या, अगर इस 2x1 को मैं उधर ले जाऊं, 2x2 को इधर ले आऊं, 2x2 जैसे ही इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसके साथ मिलकर के बचा है x2, इसको इधर ले जाओगे इक्वल टू के इधर, तो प्लस होगा तो इक्वल टू x1, दैट इज x1 इज इक्वल टू x2। आप क्या देख रहे हो, आपने सपोज किया fx1 इज इक्वल टू fx2, मतलब x1 का इमेज और x2 का इमेज सेम है, और आपने ये दिखाया कि x1 और x2 इक्वल है। इसका मतलब हो गया कि therefore f इज 1 1। अब f अगर 1 1 फंक्शन है तो हाफ वर्क इज डन। नाउ वी आर टू चेक ऑन टू, इज दिस फंक्शन ऑन टू और नॉट। इसके लिए फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते थे, लेट fx इज इक्वल टू y, लेट fx इज इक्वल टू y, फिर जहां जहां fx हो वहां पर y पुट करते थे, तो y यहां पुट होगा, तो y इज इक्वल टू x माइनस 1 बाई x माइनस 2। फिर क्या होता था, हम लोग x को y के टर्म्स में लिखते थे, तो चलिए मल्टीप्लाई कर लें इधर, तो xy माइनस 2y, और ये हो गया x माइनस y, x माइनस 1। हम लोगों को मालूम करना है x, तो x को एक तरफ कर लो, चलो इस x को इधर कर लेते हैं, इस 2y को उधर कर देते हैं, तो ये जब इस तरफ होगा तो x कॉमन होकर के y माइनस 1, ये जब उधर जाएगा तो प्लस होगा, प्लस 2y माइनस 1। सो क्लियरली x इज इक्वल टू 2y माइनस 1 डिवाइडेड बाई y माइनस 1। अब देखो बेटा, यहां पर थर्ड स्टेप होता है। थर्ड स्टेप में हम लोग ये चेक करते हैं कि क्या y के सभी वैल्यूज के लिए, y कौन सा सेट है, देखो f a टू b है, तो b से अपना y आया है, b का मतलब ये वाला सेट, मतलब सारे रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग 1, सभी रियल नंबर्स 1 को छोड़कर, तो y का वैल्यू सारा रियल नंबर है एक्सक्लूडिंग 1। अगर इसमें पुट करके हम लोग चेक करें क्या x का वैल्यू मिलेगा जो इसमें है, मतलब रियल नंबर होगा और 2 नहीं होगा। चेक करके देखो, देखो y का वैल्यू अगर 1 पुट नहीं करते हो तो ये 0 नहीं होगा, मतलब ये कोई रियल नंबर होगा। फिर देखो ये भी रियल नंबर होगा, -1, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों रियल नंबर होगा, तो इसका मतलब इन दोनों का जो फाइनल रिजल्ट होगा वो भी एक रियल नंबर होगा। इसका मतलब x एक रियल नंबर है, x एक रियल नंबर है। अब एक हर्डल है अपने पास, कहीं ऐसा तो नहीं कि y के इन वैल्यूज के लिए, y के इन वैल्यूज के लिए कहीं x का वैल्यू 2 ना मिल जाए, जबकि होना ये चाहिए कि y के सभी वैल्यूज के लिए x मिले लेकिन 2 नहीं मिले, इसलिए कि डोमेन में 2 नहीं है, सो इट मस्ट बी चेक्ड। तो मस्ट बी चेक्ड के लिए हम लोग क्या करें, तो हम लोग पहले ही x को 2 सपोज करके देखें, इफ x इक्वल टू 2, तो 2 इज इक्वल टू हो गया 2y माइनस 1 डिवाइडेड बाई y माइनस 1। यहां से अगर हम लोग क्रॉसवर्ड मल्टीप्लाई कर लें, 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 2y माइनस 1। आप देखो ये कैंसिलेशन के बाद आ गया 2 इज इक्वल टू 1। कितना अजीब सा रिजल्ट है, इसका मतलब इट इज नॉट पॉसिबल, ये केस हो गया नॉट पॉसिबल का। इसका मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू 2 हो नहीं सकता, x का वैल्यू 2 हो नहीं सकता। इसका मतलब कि y का कोई भी वैल्यू पुट करने पर रियल नंबर आएगा, 2 नहीं आएगा। y का कोई भी वैल्यू पुट किया जाए इसमें से, तो 1 छोड़ करके, 1 तो करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 1 छोड़ करके y का कोई भी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो रियल नंबर आएगा लेकिन 2 नहीं आएगा। इसका मतलब रियल नंबर आएगा लेकिन 2 नहीं आएगा, दैट मीन्स x का वैल्यू इस सेट में होगा। तो हम लोग इसीलिए कहेंगे कि देयरफॉर फॉर ऑल y, इसका मतलब फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, there exist x is equal to 2y minus 1 divided by y minus 1 in a। तो इसका मतलब ये हो गया कि f is on 2,
अगर f ऑन टू फंक्शन है तो इसका मतलब f इज 1 1 ऑन टू हो गया, 1 1 ऑन टू फंक्शन। अगर कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू होता है तो वो इनवर्सिबल होता है, सो f इनवर्स एग्जिस्ट। इसका मतलब f इनवर्स तो मिलेगा। अब अगर x इनवर्स मिलेगा तो क्वेश्चन में हम लोगों से कहा जा रहा है कि f इनवर्स पता करो। तो f इनवर्स का पता करने का मतलब क्या, देखो बेटा, अगर f से x का इमेज y है तो अगर इनवर्स है तो y का इमेज x होगा। इसका मतलब f इनवर्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो f इनवर्स y इज इक्वल टू x। अब इस x का वैल्यू जो हम लोगों ने फाइंड किया वो उसमें पुट कर दें, सो इट विल बी इक्वल टू 2y माइनस 1 डिवाइडेड बाई y माइनस 1। सो f इनवर्स y is equal to finally 2y minus 1 by y minus 1 and this is the solution of this question। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पहले 1 1 चेक किया। 1 1 चेक करने के लिए हम लोग इमेज को इक्वल लेते हैं, अंत में ये दिखाते हैं कि एलिमेंट्स इक्वल है। उसके बाद फिर हम लोग ऑन टू दिखाते हैं। दिखाने के लिए पहला स्टेप ये लेते हैं कि fx को y सपोज करते हैं, फिर y को यहां fx पुट करके फिर x को y के टर्म्स में पता करते हैं ऐसा। फिर थर्ड स्टेप में y के सभी वैल्यूज को इसमें डाल के चेक करते हैं कि क्या उनके लिए x का वैल्यू मिलेगा जो इसमें है। तो एक बात तो दिखा कि y अगर 1 छोड़ करके कोई भी रियल नंबर हो तो ये रियल नंबर होगा, इसका मतलब x रियल नंबर होगा। लेकिन एक हर्डल है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका वैल्यू 2 आ जाए, तो इट मस्ट बी चेक्ड। तो हम लोग चेक करने के लिए इसको पहले ही 2 ले ले और उसके बाद y का वैल्यू फाइंड करके देखें तो मिलता है कि ऐसा कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब y का कोई भी रियल नंबर रख दे y के बदले में एक्सक्लूडिंग 1, वी विल गेट अ रियल नंबर, x विल बी अ रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 2। तो x विल बी रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 2, दैट मींस दिस x विल बिलोंग टू a। तो ये बात भी क्लियर हो गया कि सभी y के लिए हमारे पास x होगा। इसका मतलब x f जो है वो ऑन टू फंक्शन है। अगर ये ऑन टू है तो 1 1 पहले कर चुके तो 1 1 ऑन टू होगा, 1 1 ऑन टू है इसका मतलब इनवर्सिबल होगा, इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इसका मतलब कि इससे x का इमेज y है तो इनवर्स से y का इमेज x होगा। सो f इनवर्स y इज इक्वल टू x। अब इस x का वैल्यू उठा करके हम लोग यहां से पुट कर देंगे एंड दैट इज द आंसर। इज इट? दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। In this question we are having two functions f and g. These two functions are from R to R। करने का मतलब कि दोनों functions का डोमेन R है, दोनों function का को डोमेन भी R है। अब हम लोगों को दिया हुआ है कि फंक्शन f डिफाइंड है मॉडुलस x प्लस x, सिमिलरली फंक्शन g डिफाइंड है मॉडुलस x माइनस x। फॉर ऑल, इसको पढ़ते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, मतलब सभी रियल नंबर्स के लिए ये दोनों दिए गए। ऑब्वियसली ये पार्ट नहीं भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, वी नो दैट डोमेन इज R, तो ये पार्ट तो ऐसे ही है। फाइंड फॉग एंड गॉफ, ऑल्सो फाइंड फॉग 5 एंड गॉफ -2। देखो बेटा, अगर मान लो कि इस क्वेश्चन में हम लोगों को फाइंड करना तो ये पार्ट तो इंपॉर्टेंट उतना है नहीं, पहले तो हम लोगों को फाइंड करना होगा फॉग और गॉफ। कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन इसमें इस क्वेश्चन का जो मेन पार्ट है वो ये है कि इसमें मॉडुलस है और मॉडुलस अपने साथ एक साथ दो वैल्यूज को लेकर के चलता है, एक x और दूसरा -x। हम लोगों ने पढ़ रखा है कि मॉडुलस x का वैल्यू हुआ करता है x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और -x इफ x इज लेस देन 0। क्लियर? ये इक्वल टू का सिंबल कहीं भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली हम लोग ट्रेडिशन के हिसाब से इसको यहां लिखते हैं। तो मॉडुलस x का वैल्यू 2 होता है तो इसका मतलब अपने आप इसमें 2 जुड़ा हुआ है, इसमें भी 2 जुड़ा हुआ है। इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन, मतलब टुकड़ों में बटा हुआ फंक्शन, कि इतने टुकड़े के लिए ये और x के इतने टुकड़े के लिए ये। सो दीज फंक्शंस आर पीस वाइज फंक्शंस। तो इनको हम लोग थोड़ा लिखें बस, और कोई खास बात नहीं। इस क्वेश्चन में कोई ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग देख करके डरे नहीं। देखिए, अगर हम लोग fx को रिकॉल करें तो fx इज इक्वल टू क्या होगा, ये मॉडुलस x प्लस x है, मॉडुलस x का वैल्यू x होगा कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो इस मॉडुलस x का वैल्यू x होता है, जो हम लोगों ने लिखा। सिमिलरली इफ x इज लेस देन 0 तो उस केस में मॉडुलस x का वैल्यू होता है -x।
तो -x प्लस x, ये हो गया अपने पास 2x if x is greater than equal to 0, और ये हो गया 0 if x is less than 0. सो fx का वैल्यू अपने पास मिल गया. सिमिलरली अब हम लोग पता करें gx को. तो gx को फाइंड अगर हम लोग करें तो देखो gx इज इक्वल टू मॉडस x माइनस x. सिमिलर अप्रोच, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो ये होगा x और माइनस x. सिमिलरली इफ x इज लेस देन 0 तो ये हो जाएगा माइनस x, और यहां माइनस x तो माइनस x. दैट मीन्स gx इज इक्वल टू, ये हो गया 0 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड ये हो गया माइनस 2x इफ x इज लेस देन 0. कितना सिंपल क्वेश्चन है एक्चुअली ये क्वेश्चन. तो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए मैंने पिक किया कि इस क्वेश्चन से आपको मॉडुलस से हमेशा जोड़ करके चलो. एंड माइंड इट, दीज क्वेश्चंस आर ओनली फॉर बोर्ड एग्जाम्स. सो बोर्ड एग्जाम का जो लेवल है उस लेवल के भीतर रह करके हम लोग अपने प्रिपरेशन को करें, और बोर्ड लेवल तक में मॉडुलस बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल माना जाता है, इसलिए कि मॉडुलस से रिलेटेड क्वेश्चंस रेयर होते हैं, बहुत कम होते हैं. ओके, चलिए तो हम लोग थोड़ा इसके लिए तैयार हो जाए. देखिए अब अपने पास ये तो मिल गया, फॉग भी मिल गया, गॉफ भी मिल गया. फॉग सॉरी अभी मिला कहां, अभी तो हम लोगों को मालूम करना है. तो चलिए हम लोग पहले फॉग पता कर लें. फॉग x, तो फॉग x का वैल्यू क्या होगा आप सोच के देखो. दो सिचुएशन है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो चलो x जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो क्या होगा x, या मैं ऐसा करता हूं कि एक साथ नहीं लिखता हूं, शायद आपको समझाने में मुझको दिक्कत हो. मैं पहले अलग अलग लिखता हूं, उसके बाद फिर एक साथ मर्ज कर देता हूं. इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 then fog x is equal to f of gx. f of gx, अब आप बताओ अगर x greater than equal to 0 है तो gx का वैल्यू क्या है. gx यहां है, x greater than equal to 0 है तो ये 0 है, तो इसका मतलब gx के बदले में 0 लिखेंगे. अब फिर नजर डालो f0, x अगर 0 है तो इसको यूज करना होता है, मतलब x अगर 0 है तो इसको यूज करना होता है. इसको अगर यूज करेंगे, अगर मान लो fx इज इक्वल टू 2x को यूज करेंगे तो f0 का वैल्यू क्या होगा 2 into 0. इज इट क्लियर. तो इसका मतलब इट विल बी इक्वल टू 0. तो फॉग x का वैल्यू हो गया 0. अब चलिए हम लोग गॉफ x पर, सॉरी ये तो हो गया ग्रेटर देन 0 में हम लोग गॉफ भी फाइंड करके चले. तो गॉफ x मतलब g ऑफ fx, g ऑफ fx. चलिए अगर मान लीजिए fx फाइंड करना चाहें तो यहां है, और x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो उस केस में fx का वैल्यू 2x है. ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में 2x है, तो यहां लिखेंगे 2x. फिर देखो अब यहां देखो कि अगर हम लोग x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते हैं तो g में ये वैल्यू होगा, और इसमें नजर डालो तो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये फंक्शन लेंगे तो gx इज इक्वल टू 0, तो अंदर में कुछ भी पुट करेंगे इट विल बी 0, तो ये हो गया 0. सो गॉफ और फॉग दोनों 0 हो गया. किसके लिए, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब यहीं से हम लोग इस वैल्यू को भी पता कर ले. देखो फॉग 5 था तो देयरफॉर फॉग 5 इज इक्वल टू 0, इसलिए कि गॉफ और फॉग दोनों x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में है, और 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के कैटेगरी में आएगा, इट इज मोर देन 0. तो इस केस में हम लोग फॉग 5 पता करेंगे, इट विल बी इक्वल टू 0. चलिए हम लोग इसको आगे देखें. इफ x इज लेस देन इक्वल टू 0, चलिए इक्वल टू उधर ले लिया तो लेस देन 0, तो देन फॉग x इज इक्वल टू f ऑफ gx. f ऑफ gx का मतलब हो गया f. gx कब, जब x लेस देन 0, तो gx यहां है और x लेस देन 0 में -2x, तो ये लिखना होगा मुझको -2x. देखो यहां f -2x, थोड़ा यहां नजर डालो. f -2x का वैल्यू पता करना है. f -2x माइंड इट, x इज लेस देन 0.
x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0, x अगर निगेटिव है, लेस देन 0 मींस निगेटिव, x अगर निगेटिव है, x अगर निगेटिव है तो ये पूरा का पूरा क्वांटिटी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब -2x जो है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इसके अंदर का ये जो क्वांटिटी है ये पॉजिटिव है, तो f के अंदर का क्वांटिटी अगर पॉजिटिव है तो आपके लिए f डिफाइंड कैसे है, पॉजिटिव में f डिफाइंड है 2x। इसका मतलब ये हुआ कि अपने पास f2x fx अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है इनपुट में तो fx के लिए डेफिनेशन है अपने पास 2x। अब अगर हम लोगों को पता करना हो -2x क्या है, पॉजिटिव कि निगेटिव? इट इज पॉजिटिव बिकॉज x इज नेगेटिव, देन नेगेटिव इंटू -2 इज पॉजिटिव। सो अगर हम लोग पता करना चाहें तो f-2x पुट करके यहां मालूम करेंगे तो 2 इंटू -2x, सो इट विल बी इक्वल टू -4x। सो द आंसर इज -4x here, so fog x is equal to -4x। now we find g of x यहां पता करेंगे g of fx का मतलब क्या हुआ, g of fx। देखो बेटा यहां x निगेटिव है, x अगर निगेटिव है तो fx का वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब इट विल बी 0। अब आप g0 का वैल्यू पता करना चाहते हो तो g के लिए 0 इस कैटेगरी में आता है, इसका मतलब gx का वैल्यू 0 होगा, सो अल्टीमेटली इट विल बी इक्वल टू 0। अब अगर आपको मालूम करना है गॉ ऑफ -2 का वैल्यू ये, तो आप क्या देख रहे हो कि इनपुट आपका निगेटिव है, इनपुट अगर निगेटिव है तो फाइनल आंसर 0 है, किसका, गॉफ का, तो ये फाइनल आंसर 0 है। चलिए आपके लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ जाता हूं, अगर आपसे कहा जाए कि आप फॉग -2 पता करो तो फॉग -2 का वैल्यू क्या होगा, ये आपके जिम्मे है। ओके, होपफुली यू एंजॉयड द सेशन एंड फाइनली आई ऑलवेज से टू यू all the times I say to you that you students are very good students, and I hope, rather I feel that आप में से सबने इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर लिया होगा, and you are only watching this video to check your answer. Am I right? Yes, I am right. Thank you. Have a nice day.